हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 को। और आज की इस वर्कशीट की डेट रहेगी 17 अप्रैल 2021। और इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। अब तक हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। उसमें से फर्स्ट 2 एस्टेट के मज़े थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनको टैक्स नहीं देना होता था। थर्ड एस्टेट के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनको टैक्स देना होता था। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव यहीं से बनती है। इसके साथ साथ हमने सेकंड वर्कशीट में डिस्कस किया था द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वीकनेस ऑफ द लुई 16, जो वहाँ का किंग था, रूलर था, बड़ा निकम्मा शासक था। उसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि ही वॉज अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। उसके साथ साथ कंटिन्यूस वॉर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी, ये कुछ और रीजन थे जो हमने डिस्कस किए सेकंड वर्कशीट में। उसके बाद क्या हुआ ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं लास्ट 2 वर्कशीट में। जितना फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा ड्रामे हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और वो ड्रामे अब भी जारी है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरा रायता फैल गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। क्या क्या हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत आसान भी है, और आपकी क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। आज हम बात करेंगे 1794 से लेकर के 1815 तक क्या क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1794 से 1799 की लिबरल रिपब्लिक का पीरियड इसे कहा जाता है। लिबरल रिपब्लिक का पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज एट दैट टाइम द फ्रांस वॉज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक समझते हो ना, रिपब्लिक मतलब वो कंट्री रिपब्लिक होती है जिसके हेड जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। हमारा देश है तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड वन है, सो इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वहाँ के हेड क्वीन है एंड सी इज नॉट ए इलेक्टेड वन। ओके, तो फ्रांस वो रिपब्लिक था। और लिबरल यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड लिबरल पॉलिसीज थी, उनको अडॉप्ट किया गया। थोड़ी सी ढीली पॉलिसी थी, उनको अडॉप्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। द नेशनल कन्वेंशन वंस अगेन, एक बार फिर से, वंस अगेन इनेक्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कब? जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल के बाद। उसके जैकोबिन गवर्नमेंट मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है, उसके बाद। जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है, तो इन्होंने ये किया कि इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे, एक बंदे को पावर नहीं देंगे। सो द नेशनल कन्वेंशन इनेक्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बनाते हैं एंड असाइन द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 5 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द डायरेक्टरी। यानी कि इस बार उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि इस बार हम एक बंदे को नहीं, 5 बंदे हैं उनको पावर देंगे। एक अगर गड़बड़ करेगा तो 4 तो नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। सो दे इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड दे सेट अप ए 5 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द डायरेक्टरी रोल। यानी कि एक नया सिस्टम था, उसको अडॉप्ट किया गया। वो क्या था? 5 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, 5 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी उसको सेटअप किया गया। इट मीन्स दैट ये 5 लोग मिलकर के देश को चलाने वाले थे। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल बिगिन इन फ्रांस विच लास्टेड फ्रॉम 1795 टू 1799 तक ये डायरेक्टरी रूल रहता है। यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। ओके, दिस पीरियड इज नोन एज द डायरेक्टरी रूल पीरियड। दिस डायरेक्टरी रूल वॉज काओटिक एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज। बाई बड़ी उथल पुथल रही इस डायरेक्टरी रूल में भी, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि सर मुंडाते ही ओले गिरना, तो यहाँ पर तो ओले पहले ही गिर रही थी, इन्होंने बीच में सर मुंडा लिया। भाई किसने कहा था कि सर मुंडाने के लिए, लेकिन मुंडा लिया इन्होंने। तो इसमें क्या हुआ कि दिस डायरेक्टरी रूल वॉज काओटिक एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज empowered to appoint the chiefs of the armed forces to make the treaties to wage war on the behalf of France। यानी कि इनके पास पावर तो सारी थी, ये लड़ाइयाँ कर सकते थे, कभी भी बोल सकते थे सैनिकों आक्रमण, कभी भी किसी के साथ भी ट्रीटी पैक्ट साइन कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। बट भाई टाइम नहीं था इनके पास, क्योंकि समस्याएं, प्रॉब्लम्स और बहुत सी थी। द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द गवर्निंग बोर्ड वर सो मैनी।
कई सारी डिफिकल्टीज इनको फेस करना पड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वर द मेन डिफिकल्टीज बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर रोल के सामने कौन सी समस्याएं थी। पहला था द प्रॉब्लम ऑफ द वॉर। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रांस वॉज इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूस वॉर। युद्ध पे युद्ध किए ही जा रहे थे। उसके कारण क्या था, खजाना खाली हो चुका था, पहले ही खाली हो चुका था, अब कुछ रहा ही नहीं उनके पास। सेकंड था द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस्ड। जो मेंबर्स थे इनएक्सपीरियंस थे, भाई गाँव के कभी सरपंच भी नहीं बने थे, उनको बना दिया देश के शासक, होना ही था गड़बड़। सेकंड दे वर इनेप्ट। इनेप्ट होता है अयोग्य थे, निकम्मे थे, यानी कि ये एक तरीके से जो लुई 16 थे उनके ही भाई निकले, ये पता ही नहीं था उनको पहले। एंड करप्ट टू, और करप्ट भी थे, भ्रष्ट भी थे। अब भाई चोरों को तिजोरी की चाबी दे दो तो पता ये चोरी होगी कि नहीं होगी। सो दीज वर द मेन डिफिकल्टीज थी। फर्स्ट क्या था, ड्यू टू द कंटिन्यूस वॉर, जो लगातार युद्ध हो रहे थे, दे हैड टू फेस ए इकोनॉमिक जो हार्डशिप है उसको फेस करना पड़ा। सेकेंड द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस्ड। थर्ड दे वर इनेप्ट, इनकैपेबल कह सकते हैं। एंड फोर्थ वन दे वर करप्ट। इसके अलावा भी और कुछ था। एट दैट टाइम दे हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी। एंड देयर वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन जो थी, इकोनॉमिक हार्डशिप की भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरी गवर्नमेंट वाज क्वाइट वीक। इसके अलावा उनकी जो विदेश नीति थी वो भी काफ़ी कमजोर थी। भाई काफ़ी सारी समस्या हो गई ना। पहली, द फ्रांस वॉज इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूस वॉर and that lead to the economic hardship. Second, the members were inexperienced. Third, they were incapable. Fourth, they were corrupt. Fifth, unemployment. Sixth, poor economic development. तो ये कुछ ऐसी कॉमन से आप लिख सकते हो कौन कौन सी समस्याएं थी उस वक्त। In such a situation, the people of the France felt the need for a leadership that could establish inside or outside country आउटसाइड पीस इन द कंट्री एंड डिफीट फॉरेन पावर्स। कि उस वक्त लोग थे वो तंग आ चुके थे कि भाई रोज के ड्रामे बस अब नहीं होगा, तो वो चाहते थे कोई ऐसा रूलर आए, ऐसा शासक बने जो इनसाइड और आउटसाइड सब कुछ पीस लेकर के आए, शांति लेके आए। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेपोलियन फर्स्ट एस्टेब्लिश द ऑनर ऑफ फ्रांस बाय मिलिट्री विक्ट्रीज। इसी दौरान जो एक कह सकते हैं कि ऑफिशियल थे, मिलिट्री के ऑफिशियल थे, उसने फ्रांस को कई सारी जीत दिलाते हैं। आस पड़ोस में भाई डंका बज गया था, नाम हो गया था नेपोलियन का। एंड इवेंचुअली एंडेड द रूल ऑफ द डायरेक्टरी एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ऑफ पावर। और उसने मौके पे चौका लगाया कि पता ही था लोग तंग हो चुके हैं, तो उसने डायरेक्टरी रूल को ख़त्म किया और पावर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब यानी कि यहाँ पर था लिबरल रिपब्लिक, और इसके बाद दोबारा शुरुआत हो जाती है वहाँ पर डिक्टेटरशिप की, मोनार्की की। कैसे होती है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए डायरेक्टरी रूल क्या था, और ये पता होना चाहिए कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डायरेक्टरी रूल के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। उसके बाद दोबारा से वहाँ पे मोनार्की की शुरुआत होती है। इन 1799 नेपोलियन फर्स्ट एंडेड द रूल ऑफ द डायरेक्टरी एंड बिकेम द फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के फर्स्ट काउंसिल बन जाते हैं, यानी कि एक तरीके से लीगल वहाँ के हेड बन जाते हैं। एक बार फिर से वहाँ पे चेंज आता है। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर एंड दस बिगिन द इम्पीरियलिस्ट रूल ऑफ नेपोलियन। और 1804 में क्या करते हैं, वो खुद को एम्परर यानी कि किंग डिक्लेयर कर देते हैं। यानी दोबारा से जो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो मोनार्की के साथ शुरुआत हुई थी, और दोबारा से मोनार्की पे जाकर के रुक गई। यानी कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे आके कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन बीच में मज़ा बहुत आया। ओके, अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। नेपोलियन फर्स्ट चेंज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्टोरियस कैंपेन्स। और लगातार, क्योंकि नेपोलियन वॉज ए पावरफुल लीडर और काफ़ी ब्रेव थे, तो उन्होंने पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दी थी यूरोप की अपनी विजयों के द्वारा, अपने जो हमले थे उसके द्वारा। He invaded Russia in 1812 and it was his blunder mistake. हिस्टोरिकल ब्लंडर था ये, उसकी सबसे बड़ी गलती थी जब 1812 में वो किसके ऊपर अटैक करते, रशिया के ऊपर। वेयर हिज आर्मी वॉज ग्रेटली डैमेज्ड बाय द कोल्ड एंड द एडवर्स इन्वायरमेंट के कारण उसकी आर्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचता, उनका मोराल भी, कॉन्फिडेंस भी डाउन आ जाता है। एंड दिस इज़ वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्टेड। और यही वो घटना थी जिसके बाद नेपोलियन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ऑन 18 जून 1815 नेपोलियन वॉज इम्प्रिजन्ड एट सेंट हेलेना
एंड आफ्टर हिज फाइनल डिफीट इन बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में उसकी लास्ट जो लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ वाटरलू। वहाँ पे उसकी हार होती है और उसको सेंट हेलेना में भेज दिया जाता है एंड ही डाइड देयर इन 1821 में वहाँ पे वो मारा जाता है। ओके, तो ये थी नेपोलियन की कहानी। लेकिन इस पीरियड के दौरान उसने बहुत कुछ ऐसा किया जिसके लिए आज भी नेपोलियन को याद रखा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड और द नेपोलियन कोड। वो क्या था, चलिए उसको देख लेते हैं। द फ्रेंच सिविल कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1804 बाय द नेपोलियन। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लेके आता है जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, यानी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लगा लीजिए। बहुत कुछ वो चेंज करके आते हैं उस नेपोलियनिक कोड के थ्रू। उसमें क्या क्या था, फर्स्ट द प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ वर डिसकंटिन्यूड बाय दिस कोड। पहला जो था द बर्थ बेस्ड राइट्स वर अबोलिश्ड, यानी कि जन्म पर आधारित जो राइट्स मिलते थे कुछ को कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ जो था वो खत्म कर दिए। सेकेंड, ही अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा थी एक तरीके से, कि उसमें गाँव के गाँव होते थे, वो उसके अंडर में आते थे, वो टैक्स उनसे लेते थे, बड़े तंग करते थे, वो उसने खत्म कर दिया। यानी कि दो चीज़ें खत्म की, ही अबोलिश्ड द बर्थ बेस्ड राइट एंड सेकंड ही अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। इसके साथ साथ उसने कई नई चीज़ें थी इस 1804 के रूल में। वो थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन वॉज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि हर व्यक्ति को आज़ादी हो गई, आप किसी धर्म को माने या फिर ना माने, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इसके साथ साथ ही एंडेड द डिस्क्रिमिनेशन दैट गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन टू दोज हु आर मोस्ट क्वालिफाइड, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको ख़त्म कर दिया उसने। एंड ही ऑल्सो सेट अप द इक्वालिटी बिफोर लॉज, यानी कि इस कोड के द्वारा कानून के समक्ष समानता, यानी कि ही प्रोवाइडेड द राइट टू इक्वालिटी ऑल द पीपल, सभी लोगों को राइट टू इक्वालिटी मिल गया, स्पेशली कानून के सामने, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, सब एक बराबर कर दिए। द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वॉज रिकॉग्नाइज्ड। इसके साथ साथ लोगों को पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट भी दे दिया गया। तो ये कुछ बड़े चेंज थे। इसके अलावा भी कुछ और चेंज थे, जैसे ही इम्प्रूव्ड द टैक्स सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, कि पूरे देश में एक जैसे टैक्स सिस्टम हो गए। ही इम्प्रूव्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया। ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड द, जैसे कि जो वेइंग की या मेजरमेंट का सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया। तो बहुत कुछ उसने चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मेन होंगे। ही अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ही अबोलिश्ड बर्थ बेस्ड राइट्स एंड ही इंट्रोड्यूस्ड राइट टू इक्वालिटी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द बेटर टैक्स सिस्टम एंड ही प्रोवाइडेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, कानून के समक्ष समानता दे दी गई। तो ये 4 या 5 आपको याद रखने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद जैसे देखते हैं कि ये जो सिविल कोड था इसको आज भी याद रखा जाता है। नेपोलियन को भी पता था कि ये उसका बहुत बड़ा काम है, इसलिए उसने कहा था माई रियल प्राइड इज़ नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स, कि मेरी वास्तविक जो गौरव है, इज्जत है, वो उस 40 जीत में नहीं है। माई लव कोड इज सच दैट इट विल नेवर बी इरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी एवरलास्टिंग। और उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी जीत है वो शायद लोग भूल जाएं, लेकिन जो नेपोलियन कोड है इसको हमेशा लोग याद रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे नेपोलियन आया और कैसे नेपोलियन गया, और इसमें मेनली हमें याद रखना है नेपोलियन कोड और उसके मेन फीचर्स। यानी कि यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया नेपोलियन कोड में, लेकिन हम क्वेश्चन में थोड़े इजी पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट और बात करेंगे 4 इजी क्वेश्चंस की। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी गवर्नमेंट्स के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूस वॉर। फ्रांस वॉज इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूस वॉर आफ्टर द 1789 रेवोल्यूशन। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज दैट लेड टू द इकोनॉमिक हार्डशिप। समस्या आ गई थी, आर्थिक तंगी हो गई थी। सेकेंड प्रॉब्लम थी इनएक्सपीरियंस्ड एंड द करप्ट मेंबर्स। द मेंबर्स जो थे डायरेक्टरी के वो इनएक्सपीरियंस्ड थे और करप्ट थे। ये अलग अलग पॉइंट्स में मेंशन किया जा सकता है। द मेंबर्स वर इनएक्सपीरियंस्ड, सम मेंबर्स वर करप्ट, भ्रष्ट भी थे वो। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। दे वर अनेबल टू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी की समस्या पहले थी वो वहीं की वहीं थी, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। नेक्स्ट वन वॉज द इकोनॉमिक डाउनफॉल। द फ्रांस वॉज फेसिंग द इकोनॉमिक डाउनफॉल, मीन्स दैट पीरियड वॉज एज ए इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था।
और वो पीरियड जो था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी इन लोगों के लिए। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड नेपोलियन फर्स्ट सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, यानी कि सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, प्रशासन के ऊपर अपना सही से दबदबा बनाने के लिए उसने क्या किया नेपोलियन ने, कैसे वो सफल रहा। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द एरियाज रूल्ड बाय हिम, कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए कई सारे चेंज किए। ही एस्टेब्लिश्ड सिविल कोड इन 1804 में वो सिविल कोड लेके आता है, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। इससे क्या हुआ कि दिस नेपोलियन कोड अबोलिश द बर्थ बेस्ड राइट्स थे, वो खत्म कर दिए गए। एंड इट एस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार दे दिया गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सब लोगों को दे दिया गया। सो ग्रेजुअली स्लोली उसने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल है वो सेटअप कर लिया विद द हेल्प ऑफ द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर हमें ये ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804। तो अंडर दिस कोड फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। बर्थ बेस्ड राइट्स वर अबॉलिश्ड, जो जन्म पर बेस्ड अधिकार थे कुछ लोगों को मिलते थे वो ख़त्म कर दिए गए। इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये सब कुछ दिया गया 1804 के सिविल कोड में। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन टू ऑल द पीपल, सब लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स सिस्टम वॉज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, ये सब कुछ भी सुधार किया गया। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया, यानी कि पूरे देश में एक जैसे टैक्स सिस्टम रहेगा। तो ये थे मेन फीचर्स नेपोलियन कोड 1804 के। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। विच लॉज और प्रोविजंस गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई, कौन से कानून, कौन से जो प्रावधान कह सकते हैं वो आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो नेपोलियन कोड में दिए गए, और क्यों हमें बताना है। तो हम बहुत सारों की बात नहीं करेंगे, एक की ही बात करेंगे। नेपोलियन कोड एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबको कानून के सामने बराबर माना जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया नेपोलियन कोड के द्वारा। आई कंसिडर दिस प्रोविजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एज इट एंडेड द डोमिनेशन ऑफ पावरफुल ओवर वीकर सेक्शन। इससे क्या हुआ कि जो ताकतवर लोग थे, जो गरीबों को दबाते थे, वो खत्म हो गए, यानी कि अब सब बराबर हो गए थे। एंड प्रोवाइडेड दम लीगल सेफगार्ड, और जो वीकर सेक्शन था उनको एक तरीके से कानूनी हथियार मिल गया, लीगल सेफगार्ड, सुरक्षा उनको मिल गई थी। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, कभी कभी छोटा सा कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।